पर बात करते हैं। कल ही इसके नतीजे आए थे। दूसरी तिमाही में हेवेल्स के आय कुछ 16% की बढ़ोतरी इसमें नजर आई थी। मुनाफे में भी करीब 8% की बढ़त दिखी है। हालांकि मार्जिन पर दबाव दिखा है। इस बार के नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD अनिल राय गुप्ता जी शामिल है। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। तो मेरा पहला सवाल दरअसल रिजल्ट से लेके ही रहेगा। अगर रेवेन्यू देखें तो ऑलमोस्ट डबल डिजिट हमें नजर आया, 16-17% का हमें ग्रोथ नजर आया था। लेकिन जो एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन के जो स्पेंडिंग थे वो थोड़े हाई रहे थे। रॉ मटेरियल में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी नजर आई थी, जिसके वजह से थोड़ा सा Q2 का मार्जिन इम्पैक्ट होता हुआ नजर आया था। तो क्या ये जो फैक्टर्स ने Q2 के मार्जिन को इम्पैक्ट किया, क्या वो आने वाले Q3 में भी कंटिन्यू हो सकते हैं? जहाँ तक एडवर्टाइजिंग का सवाल है, वो पूरे साल में जितना हमारा बजट है उसके हिसाब से चल रहा है। थोड़ा प्रीपोनमेंट है बिकॉज दिवाली सीजन इस बार अर्ली है। सो वी हैव सीन अ बिगर ग्रोथ ऑफ A&P स्पेंड्स जो सेकंड क्वार्टर में। सो थर्ड क्वार्टर में ये जाके नॉर्मलाइज हो जाएगा। इवन जो रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशंस जो डोमेस्टिक वायर बिजनेस में रहा, वो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थर्ड क्वार्टर तक नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। सो थर्ड क्वार्टर एंड फुली फोर्थ क्वार्टर शुड बी नॉर्मल क्वार्टर्स। अनिल जी, ये बताइएगा, अगर हम मार्जिन के लेवल्स की उम्मीदों की बात करें तो फिलहाल क्या टारगेट है आपके, और कब तक हम नॉर्मलाइज मार्जिन लेवल्स को आता हुआ देखेंगे? जहां तक हैवेल्स स्टैंडअलोन का सवाल है, क्योंकि लॉयड हमने हमेशा कहा है कि एक इन्वेस्टमेंट फेज में है। हैवेल्स स्टैंडअलोन यूजुअल कंडीशंस में 13.5-14% के करीब मार्जिन्स रहते हैं, जो लास्ट ईयर भी थे। और वी आर होपिंग कि हम लोग उन नॉर्मलाइज्ड मार्जिन्स पे ही ऑपरेट करेंगे। जी बिल्कुल, मेरा सवाल एक्चुअली मेरे पहले सवाल से ही थोड़े कंटिन्यूएशन में होगा। जैसे कि रेवेन्यू ग्रोथ वहाँ पे हमें 16-17% का नज़र आया था, तो अगर पूरा FY25 का अगर ग्रोथ देखें तो कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है? वेल, हम लोगों ने अराउंड 13.5-14% की ग्रोथ फर्स्ट हाफ में की है। सो हमको लगता है इस तरह का मोमेंटम अगर आगे भी बना रहा तो ये साल इसी ग्रोथ मोमेंटम पे बना रहना चाहिए। अनिल जी, ये बताइएगा, अगर हम केबल सेगमेंट की ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी मजबूती से 20% प्लस की ग्रोथ आती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, या जिस ग्रोथ का आंकड़ा हम फिलहाल देख रहे हैं उसको किस तरह से बरकरार रखा जाएगा आने वाली तिमाहियों में? खैर, ये पर्टिकुलर क्वार्टर थोड़ा सा एक एबरेशन भी था, बिकॉज इसमें डोमेस्टिक वायर्स जो कि एक अंडर स्टॉकिंग हुई थी फर्स्ट क्वार्टर में, उसकी रीस्टॉकिंग हुई है चैनल में। बट अदरवाइज जनरली स्पीकिंग रेजिडेंशियल डिमांड भी अच्छा है और इंफ्रा डिमांड भी केबल्स के लिए अच्छी देखी जा रही है आगे कुछ क्वार्टर्स में और सालों में। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छी ग्रोथ बनी रहे, लेकिन 22% की जो ग्रोथ इस क्वार्टर में थी वो एक एबरेशन भी है। बिल्कुल अनिल जी, तो थोड़ा लॉयड सेगमेंट पर बात करते हैं, क्योंकि ये अभी भी इन्वेस्टमेंट फेज में नजर आ रहा है और साथ ही साथ हाई मार्जिन भी शायद कमिंग ईयर्स में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसमें जो ग्रोथ है उसके मेन ड्राइवर्स क्या है, साथ ही साथ कंपनी का ग्रोथ प्लान क्या है लॉयड सेगमेंट को लेकर? लॉयड, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक इन्वेस्टमेंट फेज में है। हम लोग सभी प्रोडक्ट्स में, चाहे एसीज हैं या नॉन एसी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें एक अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो काफी इन्वेस्टमेंट्स हम लोग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, R&D, ब्रांड बिल्डिंग, चैनल रीच। तो सभी जगह इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कोई ऐसा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ग्रोथ नहीं, सभी प्रोडक्ट्स में एक अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। अनिल जी, यहाँ पर कंपनी ने केबल फैसिलिटी को कमीशन किया है पिछले महीने। अब यहाँ से किस तरह के रेवेन्यू और ग्रोथ की उम्मीदें हमें लगानी चाहिए? जी, हम लोगों ने अनाउंस किया है कि जो हमारी अंडरग्राउंड केबल कैपेसिटी है, बिकॉज ऑफ दिस न्यू फैसिलिटी तुमकुर में जो आई है, वो उससे 25% की एक कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी, जो कि आने वाले टाइम में अंडरग्राउंड केबल्स में ग्रोथ दे पाएगा। बिल्कुल अनिल जी, तो थोड़ा कैपेक्स पर बात करते हैं। कंपनी ने गाइडेंस में बताया था FY25 के लिए कि 1000 करोड़ का रहने वाला है, और अब कुछ 350 करोड़ हो चुके हैं फर्स्ट हाफ FY25 में देखा जाए तो। बाकी के और कैपेक्स प्लान क्या है? इस साल का टोटल 1000 करोड़ का जो स्पेंड है, उसमें केबल्स वायर्स में एक अच्छा स्पेंडिंग जा रही है। तो इस तरह से ओवरऑल सभी बिजनेसेस में एक्सपेंशन चल रही है, चाहे लॉयड है, चाहे स्विच गियर्स है, फैंस है।
और एक अच्छा खासा हिस्सा इस एक्सपेंशन का केबल्स एंड वायर्स के लिए भी है। गुप्ता साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए, धन्यवाद आपका। झटपट स्नेहा से जुड़ते हैं और जिस तरह से मैनेजमेंट ने अपने तमाम नंबर्स पर समझाइश दी है, स्नेहा आपने सुना, बताइए मैनेजमेंट से बातचीत आपको कितना संतुष्ट यहाँ पे कर रही है, और रणनीति के लिहाज से कुछ इनिशिएट करना हो नई खरीदारी के लिहाज से, और अगर जिन्होंने खरीदा हुआ है तो क्या रुकने की सलाह होगी? कविता, अगर आप देखें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर रिसेंटली लास्ट 3-4 हफ्तों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। और ओवरऑल अगर आप देखें कल के सेशन में जो फॉल आया था, दैट वाज सपोर्टेड विद डिसेंट वॉल्यूम्स इवन। अभी के लिए मेरा मानना है करके कि 1880 1890 ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर यहाँ पर काउंटर आता है तो यहाँ पे रिव्यू करना चाहिए, किसके भी लॉन्ग्स है तो अगर ये सरपास होता है तो पॉसिबिलिटी करके कि जो पेन है वो थोड़ा सा कंप्लीट हो गया और मे बी एक रिबाउंड देखने को मिले। बट अगर ये 1880 क्रॉस नहीं करता है तो पॉसिबिलिटी करके कि वहां से फिर से एक सेलिंग प्रेशर आए और ये काउंटर नियरली 1700 1720 लेवल दिखा दे। तो अभी के लिए मेरा मानना है किसी के अगर होल्ड है तो आज का जो लो है दैट इज अराउंड 1760, इसका एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के बने रहे, 1880 के आसपास वॉच करें। अगर वहां से ऊपर जाता है तो पॉसिबिलिटी करके रिकवरी कंटिन्यू हो, नहीं तो पॉसिबिलिटी करके कि अगर वहां पे अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फिर से आता है तो पॉसिबिलिटी की स्टॉक करेक्ट हो। तो ये लेवल्स जो मैंने आपको बताया वो ध्यान रखें। हैं तो लेवल्स का थोड़ा सा ध्यान रखने की सलाह, स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह स्नेहा की तरफ से। काफी सवाल आ रहे हैं, वहां से एक सवाल ले लेते हैं। स्नेहा जी, आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के लिए। अभिषेक जी का सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा पर। हालांकि उन्होंने अपनी खरीदारी का रेट नहीं बताया है, तो एक जनरल टेक्निकल आउटलुक बता दीजिए कि मिड टर्म में स्टॉक कैसा नजर आ रहा है। अगर आप ये काउंटर देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, जहाँ पे अपसाइड में अगर आप देखें तो 255 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और ऑन दी लोअर साइड अगर आप देखें तो 230 के आसपास एक सपोर्ट है। तो ये 20 पॉइंट्स का रेंज है अभी के लिए। जब तक 230 को रिस्पेक्ट कर रहा है, आई थिंक किसी के अगर लॉन्ग से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें मोमेंटम आने के लिए आपको अपसाइड में जो 255 है ये लेवल्स क्रॉस होना बहुत जरूरी है। तो आई वुड से करके कि अगर किसी के लॉन्ग से तो बने रहे विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 230। अपसाइड में अगर 255 क्रॉस होता है तो पॉसिबिलिटी है ये काउंटर अराउंड 270 75 के लेवल दिखाए। तो आई थिंक होल्ड करने में कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर YouTube के दर्शकों को भी शामिल करते हैं और इसी कड़ी में इरकॉन इंटरनेशनल को लेकर कोई राय बनती हुई दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ इन स्ट्रैटेजी, जो कि आप रेकमेंड कर पाएंगी। बहुत दर्शक दरअसल इसी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं YouTube पर, तो एक कॉमन सा स्टॉक उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखें काउंटर काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है। यहाँ पर एक सपोर्ट जरूर ले रहा है अराउंड 204 203 के आसपास। मेरा मानना है करके कि अगर किसी के लॉन्ग्स है और अगर किसी को लॉन्ग लेना भी है तो अगर आप अभी लॉन्ग ले रहे हैं तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 203 का मेंटेन करके इसमें बने रह सकते हैं। अपसाइड में जो लेवल आ सकता है यहाँ पर दैट इज अराउंड 240 237 ये लेवल्स तक एक रिकवरी आ सकती है। बट अगेन ये एकदम शार्प मोमेंटम जैसा वाला स्टॉक अभी के लिए नहीं दिख रहा है, जिस तरह के ओवरऑल कंसोलिडेशन और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है। बट यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा टाइम लगेगा, बट यस आप अगर लॉन्ग लेना चाहें तो ले सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 202।